नमस्कार मित्रों, पीसेस गंगा ऑनलाइन चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें ताकि हमारा भी उत्साहवर्धन होता रहे। चलिए, यूरोपीय कंपनियों के आगमन के क्रम में हम पुर्तगाली, फिर डच, फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पढ़ चुके हैं। उसके आगे हमारे पास सामने दो कंपनियां बचती हैं, एक डेनिश या उसके पश्चात फ्रांसीसी। इन दोनों के संदर्भ में जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उस पर चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। मित्रों, ब्रिटिश कंपनी के पश्चात भारत आने वाली कंपनी कौन थी? डेनिश या डेन। अंग्रेज़ों के बाद भारत में डेनिश आए और कब आए? 1616 में। डेनिश कब आए? 1616 में। याद रखिएगा, कभी भी ईयर वर्ष मिलान करने के लिए दे दिए कंपनियों का नाम और आगमन वर्ष, तो उस पर दुविधा मत करिएगा। डेनिश कंपनी या डेन कंपनी की पहली फैक्ट्री कहाँ होती है? तंजौर के ट्रांकेम्बर्ग, तमिलनाडु में है। तंजौर के पास तमिलनाडु में 1620 में इनकी पहली फैक्ट्री कोठी स्थापित होती है ट्रांकेम्बर्ग में। 1676 में इन्होंने श्रीरामपुर बंगाल, जो बांग्लादेश है आज, बंगाल या पश्चिम बंगाल जिसे हम कह रहे हैं, ये पूरा एक बेल्ट था पहले। तो श्रीरामपुर में पहली और भारत में दूसरी फैक्ट्री थी। श्रीरामपुर में पहली, बंगाल में पहली, और अगर पूरे भारत में कहें तो ये डेन की दूसरी कंपनी थी। डेनिश कंपनी ने भारत में अपनी फैक्ट्रियां 1854, कब? 1854 में बेच कर चली गई। किसको बेची थी? अंग्रेज़ों को। डेनिश जो कंपनी थी ये बहुत ज़्यादा समय तक भारत में नहीं रही, इसका प्रभाव भी बहुत ज़्यादा विस्तारित नहीं हो पाया। पहली आई तो 1616 में, पहली कंपनी 1620 में स्थापित की तंजौर में ट्रांकेनबर्ग, दूसरी श्रीरामपुर, और अन्य कंपनियां स्थापित करती हैं, लेकिन इनका वर्चस्व या व्यापारिक गतिविधियां ज़्यादा विस्तारित नहीं होती हैं। और आगे चल के 1854 में अपनी सारी कंपनियां अंग्रेज़ों को बेचकर चले जाते हैं भारत छोड़ के। अब ये होता है कि क्या डेनिश यूरोप चले गए? ऐसा नहीं है, डेनिश कहीं और व्यापारिक गतिविधियां या उपनिवेश के प्रयास नहीं किए। तो ये खास करके देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप में, पूर्वोत्तर आपका दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र में इनकी व्यापारिक गतिविधियां बनी रहीं। सत्रह 45 में इनका आपसी द्वंद्व होता रहता है अंग्रेज और डेन में। उसके परिणाम स्वरूप अंततः 1854 में लगभग सभी कंपनियां बेच के जाते हैं, और कुछ कंपनियां 1745 में इन्होंने बेच दी थी। अब आते हैं हम लोग फ्रांसीसी कंपनी, जो सबसे अंत में आई थी। याद रखिएगा, सबसे पहले आई थी पुर्तगाली और सबसे बाद में गई थी पुर्तगाली, लेकिन सबसे अंत में कौन सी आई थी? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापारिक रूप में सबसे अंत में आई थी। फ्रांसीसी 1668। इसकी स्थापना कब होती है? 1664 में। 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। उस समय फ्रांस का शासक कौन था? लुई 14वां। इसका एक मंत्री था, वित्त मंत्री खास करके था यह, कोलबर्ट। इसी के प्रयासों से फ्रांसीसी उपनिवेश या व्यापार स्थापित करने का प्रयास भारत के साथ किया गया। यह बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति था। इसी के प्रयास से सब कुछ होता है। ये तो सिर्फ नाम मात्र का था, लुई 14वां, यानी एक प्रकार का निरंकुश और कह सकते हैं कि व्यभिचारी टाइप का, अय्याश टाइप का राजा था, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। फ्रांस की क्रांति जब हम मेंस में पढ़ेंगे तब हम बताने का प्रयास करेंगे कि लुई 14वां या इन सब का क्या फ्रांस के इतिहास में योगदान रहा है। लेकिन ये बहुत प्रभावशाली शासक नहीं था, अपितु कोलबर्ट बहुत योग्य और प्रतिभावान व्यक्ति था। तो 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। यह आती है 1668 में। इसका संस्थापक माना जाता है कोलबर्ट को। कोलबर्ट जो था, इसको फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। इनका पहला कारखाना 1668 में जब आते हैं तो सूरत में स्थापित होता है। आपको पता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्थायी कारखाना भी सूरत में स्थापित होता है 1613 में। और एक चीज़ और मित्रों,
कल के वीडियो में वो गलत हो गया था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना है वो 1600 ही सही है। कई स्रोतों में 1599 भी देता है। 1599 में रानी एलिजाबेथ ज्योति महारानी उन्होंने आज्ञा पत्र प्रदान किया था, परंतु स्थापना अगर हम पूछें, देखिए 1599 में आज्ञा पत्र प्रदान करती, हाँ ठीक है कंपनी स्थापित की जा सकती है, परंतु कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में होती है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। कल मैंने उस पर काफ़ी मैटर से खोजा तो ये बात समझ में आई कि 1599 में आज्ञा पत्र मिलता है सिर्फ कंपनी स्थापना करने का, और 1600 में कंपनी स्थापित होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात ब्रिटेन की कंपनी के संदर्भ में मैं बताना चाह रहा हूँ। अब देखिए, प्रथम यूरोपीय व्यक्ति जिसे भू क्षेत्र अर्जित करने और सागरी राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की डुप्ले था। डुप्ले अब भारत में एक हम लोग पढ़ेंगे मेंस में या आगे चल के, बेलेजली की सहायक संधि। तो सहायक संधि सबसे बड़े पैमाने पर अगर किसी ने शुरू किया तो लॉर्ड वेलेजली था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर था। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए भारत में सर्वप्रथम सहायक संधि शुरुआत किसने की, तो वह डुप्ले था। और ये कौन था? फ्रांसीसी डुप्ले भारत में पहली बार सहायक संधि राजाओं के साथ, भारतीय राजाओं के साथ सहायक संधि स्वीकार करने की पद्धति शुरू की, ताकि हम अपना यहाँ प्रभाव क्षेत्र विस्तारित कर सकें। कर्नाटक युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? 3 कर्नाटक युद्ध हम पढ़ते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तो यह अंग्रेजों फ्रांसीसियों के मध्य होता है। फ्रांसीसी युद्ध जो होता है वो कर्नाटक अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य कर्नाटक युद्ध होता है। तो पहला जो विश्व युद्ध होता है वो कर्नाटक युद्ध होता है, विश्व युद्ध नहीं, सॉरी। पहला जो युद्ध होता है प्रथम कर्नाटक युद्ध, वो कौन सी संधि के तहत समाप्त होता है? कई बार पूछा गया है। तो 1748 में एक्स ला सेपेल या सापेल, कहीं कहीं आप पढ़ेंगे तो ऐसे बिंदी लगा के सापेल लिखा रहता है, कहीं सेपल या सेपेल लिखा रहता है। एक्स ला सेपेल की संधि फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य होती है, 1748 में होती है। इसके तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम किसका सोरा अफीम कहाँ से प्राप्त होता था? बिहार में। बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। बिहार में सोरा और अफीम का उत्पादन होता था। बिहार से प्राप्त करके ये यूरोप तो ले ही जाते थे। अफीम खास करके आपको ये चीन को बेचते थे या चीन के पड़ोसी देशों को। किसकी अध्यक्षता में 1667 में फ्रांसीसी अभियान भारत आया? ये ध्यान रखिएगा, ये फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो आती है उससे अलग व्यक्ति है, फ्रांसिस केरान। ये 1667 में भारत आता है। और प्रथम कर्नाटक युद्ध का समय काल क्या है? 1646 से 48, 2 साल तक यह युद्ध लड़ा जाता है। एक सला सापेल संधि के तहत यह समाप्त होता है। फिर द्वितीय कर्नाटक युद्ध होता है, वो 49 से 54 तक, 1749 से लेके 54 तक द्वितीय युद्ध होता है। निर्णायक युद्ध था, इसका कोई नतीजा नहीं निकलता। फिर तीसरी विश्व कर्नाटक युद्ध होता है, इसे सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं। याद रखिएगा, तीसरे वाले को सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है। 1758 से 63 तक, हालांकि 5 साल यहाँ लिखा है, लेकिन ये शुरुआत होती है यूरोप में। यूरोप के संदर्भ में कहा जाता है कि यह सप्तवर्षीय युद्ध था। भारत वहाँ 56 में शुरू हो जाता है, यहाँ शुरू होता है 58 में। यहाँ तो 5 साल चलता है, लेकिन वहाँ पे 7 साल चला है, इसीलिए यह सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है। और यह पेरिस की संधि के तहत समाप्त होता है। 1763 में पेरिस की संधि होती है, जिसके तहत भारत में भी ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनियों के मध्य जो संघर्ष चल रहा था वो समाप्त हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ याद रखिए, अगर पूछ ले कि फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से किस युद्ध में हराया गया, तो यही कर्नाटक युद्ध हैं। तीनों कर्नाटक युद्धों में एक तरह से अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को बहुत बड़े पैमाने पे हानि पहुंचाई और फ्रांसीसी कंपनी को कमज़ोर कर दिया।
वांडीवास का युद्ध इसी को कहा जाता है, लेकिन वांडीवास का युद्ध जो है मुख्यतः 1760 को माना जाता है। 1760 में जब जो युद्ध होता है उसे वांडीवास का युद्ध माना जाता है, फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के मध्य। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जिसने 1760 में वांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ। काउंट डी लाली था, अंग्रेज़ों से पराजित हो जाता है। अंग्रेज़ों का नेतृत्व करता है सर आयरकूट। आयरकूट जो था इसने काउंट डी लाली को हराया, काउंट डी लाली को पराजित कर दिया 1760 में वांडीवास के युद्ध में। तो 1760 में जब वांडीवास का युद्ध होता है तो इसमें अंग्रेज विजयी होते हैं और फ्रांसीसी हार जाते हैं। पांडिचेरी में फोर्ट लुई किले का निर्माण कराया किसने? फ्रांसीसियों ने। पांडिचेरी में फ्रांसीसियों ने फोर्ट लुई किले का निर्माण कराया। याद रखिएगा ये कथन आपके मेंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप मेंस लिखते समय अगर प्रश्न आता है संदर्भित विषय से, इस प्रसंग से, तो लॉर्ड मैकाले का यह कथन आप लिख सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह कथन कितना सही है। कंपनी एक असंगति है, परंतु उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ असंगत है। कहना यह चाहता था कि ब्रिटेन की जो शासन पद्धति, नीति, नियम जो भी थे वो बहुत संगत नहीं थे। उसका प्रसंग ये था कि जब अनैतिक तरीके से युद्ध विजय किया जाता है तो वह सही परिणाम या सही सकारात्मक प्रभाव नहीं डालता। कंपनी एक असंगति है। कहना यह चाहता है कि ये जिस देश के साथ व्यापार कर रहा है वो उसके साथ भी तो अनैतिक व्यवहार कर रहा है, मनमानी आयात निर्यात कर रहा है, परंतु उस व्यवस्था का भाग है। मत कहना यह है कि उस ब्रिटिश व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ असंगत है। जहाँ सब कुछ असंगत है तो वहाँ कुछ संगत काम हो भी तो नहीं सकता। तो लॉर्ड मैकाले का यह कथन है, याद रखिएगा। कौन सबसे पहले आया, सबसे बाद में गए? पुर्तगाली। फोर्ट ओरलियंस किला फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर में बनवाया था। चंद्रनगर में फ्रांसीसियों ने किला बनवाया था, उसका नाम था फोर्ट ओरलियंस। भारत में व्यापारिक दृष्टि से प्रविष्ट हुए यूरोपीय देशों में सबसे अंत में फ्रांस के व्यापार भारत करने आए। हेनरी चतुर्थ, रिचलू और कोलबर्ट, कुछ फ्रांसीसियों ने पूर्वी व्यापार के महत्व को महसूस किया। कोलबर्ट जो सम्राट लुई 14वां का मंत्री था के प्रयास से 1764 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना होती है। लुई 14वें के प्रयासों के फलस्वरूप ही फ्रांसीसी धर्म प्रचारक, लुई 14वां के प्रयास से ही कौन? फ्रांसीसी धर्म प्रचारक, फ्रांस के धर्म प्रचारक एवं यात्रियों ने एशिया माइनर के रास्ते भारत में प्रवेश किया। एशिया माइनर के रास्ते से प्रवेश किए थे, न कि आपका दक्षिण अफ्रीका के नीचे से, केप ऑफ गुड होप से। 1719 में फ्रांसीसी सम्राट ने एक आदेश जारी किया जिसमें यूनाइटेड कंपनी देश इंडेस की स्थापना की तथा फ्रांसीसी औपनिवेशिक व्यापार का संपूर्ण कार्य उसे सौंप दिया। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने सेंट थॉमे के युद्ध, थोमे होता है, टाइपिंग में एरर हो गई थोड़ा, सेंट थोमे के युद्ध में नवाब को पराजित किया था। कौन सा युद्ध था ये? सेंट थोमे का युद्ध। फ्रांसीसी कैप्टन कौन था? पैराडाइज। नवाब को पराजित किया। दक्षिण भारत में युद्ध हुआ था। कर्नाटक कोरोमंडल समुद्र तट और उसके पीछे का भूभाग था ये आपका नवाब वाला क्षेत्र, जहाँ तंजौर थी, राजधानी अरकोट थी। ये इन क्षेत्रों में पांडिचेरी, वेल्लोर, त्रिचनापल्ली में फ्रांसीसियों ने अपना नियंत्रण स्थापित किया था। और बाद में आप देखेंगे तो 4 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ फ्रांसीसी नियंत्रण 1947 तक बना रहा। उसमें आपका पांडिचेरी, कराईकल, यनम और माहे। पांडिचेरी तो एक आपका संघ राज्य है, परंतु आप ये बताइए कि कराईकल, यनम और माहे आपसे मिलान करने के लिए पूछ ले तो ये तीनों क्षेत्र किस राज्यों में हैं? कराईकल, यन्नम और माहे। तो आपको कोड याद होना चाहिए कि कहाँ पे हैं। और जब 1947 में भारत आज़ाद होता है तो उसके कुछ समय पश्चात
क्या होता है कि जैसे गोवा से पुर्तगाली तो जा ही नहीं रहे थे, ऑपरेशन विजय विजय चलाया गया, सैनिक युद्ध हुआ, तब जाके पुर्तगाली हारे और यहाँ से छोड़ के गए। फ्रांसीसी ऐसा नहीं करते हैं, कुछ दिन तो रहते हैं, लेकिन नवंबर 54 तक भारत सरकार को सारे अपने ये चारों क्षेत्र छोड़ दे के चले जाते हैं स्वतः, एक तरह से सामान्य वार्तालाप के द्वारा। फ्रांसीसी इन 4 क्षेत्रों को पांडिचेरी, कराईकल, यमनम और माहे 1954 में अपनी मित्रतापूर्व व्यवहार या समझौते के तहत छोड़ के भारत सरकार को देके चले जाते हैं। 1667 में आपको बताया कि फ्रांसिस केरान फ्रैंको अध्यक्ष में एक अभियान अंदर भारत पहुंचा। इसमें ईरान का एक निवासी था, इस्फहान। 1668 में इस दल ने सूरत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित की और मसूलीपट्टनम में दूसरा कारखाना बनाया। फ्रांसिस मार्टिन को सूरत और मसूलीपट्टनम की जिम्मेदारी सौंपी गई। जब यहाँ पे एक फैक्ट्री स्थापित की गई, किसको? फ्रांसिस मार्टिन को जिम्मेदारी सौंपी गई नेतृत्व करने का। फ्रांसीसी मार्टिन ने भारत में फ्रांसीसी शक्ति का विस्तार किया। इसने क्या किया कि अनेक फैक्ट्री और व्यापारिक गतिविधियों को महत्व दिया और उसका विस्तार किया। 1672 में फ्रांसीसियों ने उसके नेतृत्व में तंजावुर के शासक मद्रास के निकट, तंजावुर के शासक जो थे सेंट थोमे प्राप्त करता है, एक स्थान है मद्रास के निकट सेंट थोमे, उसे प्राप्त कर लेता है। अगले वर्ष उसका जल सेनापति दिलाहे अलग अलग लिखा है, दिलाहे गोलकुंडा के सुल्तान और डच्चों की संयुक्त सेना को पराजित करता है। यही आपको बताया कि नवाब जो था कौन सा, वो गोलकुंडा का नवाब था, जिसे सेंट थोमे के युद्ध में फ्रांसीसियों ने पराजित किया। इस युद्ध में नवाब की तरफ से डचों ने भी भाग लिया था और फिर बाद में डचों से यह छीन लिया जाता है और फ्रांसीसियों के पास इसका अधिकार चला जाता है। यहाँ पे फ्रांसीसियों ने 1755 में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की, मतलब सामरिक उद्देश्य पूर्ति के लिए डिंडीगुल में एक शस्त्रागार भी बनाए थे। 1755 में फ्रांसीसियों ने भारत में एक शस्त्रागार की स्थापना भी की डिंडीगुल में। अंग्रेजों फ्रांसीसियों के मध्य जो संघर्ष हुआ है, खास करके इसका तो मुख्य परीक्षा में योगदान होता है पूछने का, परंतु थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर इन दोनों के मध्य संघर्ष किन क्षेत्रों के लिए, क्षेत्रों के नियंत्रण पर को लेकर बहस हुई या संघर्ष हुआ। भारत में एंग्लो फ्रेंच युद्ध, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार, प्रथम कर्नाटक युद्ध भारत में लड़ा गया, हम लोग पढ़ते हैं तो, परंतु संघर्ष तो यूरोप में शुरू हुआ। ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य संघर्ष जब यूरोप में शुरू होता है तो भारत में भी शुरू हो जाता है। उसका मेन कारण था ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ होता है। उस समय फ्रांसीसियों का मुख्यालय पांडिचेरी में था, भारत में तथा मसूलीपट्टनम, कराईकल, माहे, सूरत, चंद्रगढ़ में उनके उप कार्यालय थे। दूसरी ओर अंग्रेज़ों की बस्तियां मद्रास, बम्बई, कलकत्ता में थी तथा उनके अनेक उप कार्यालय, मतलब अन्य फैक्ट्रियां या कोठियां थी। अंग्रेज़ों एवं फ्रांसीसियों का भारत में संघर्ष कर्नाटक से प्रारंभ होता है, इसलिए इसे कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हुए युद्ध को कर्नाटक युद्ध की संज्ञा दी जाती है। पहला कर्नाटक युद्ध कब होता है? 1746 से 48 तक 2 वर्ष चलता है। यह एक्सला-शापेल की संधि के तहत समाप्त होता है। फ्रांस का एक दार्शनिक है, जब विश्व इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें है, फ्रांस की क्रांति में भी इसका योगदान है, वॉल्टेयर। इसने कहा था, अपने देश में छोड़े गए तोप के गोले ने अमेरिका और एशिया में हमारे तोपखाने में माचिस लगा दी। मतलब कहना यह था कि हमारे देश में कोई घटना घटित होती है तो यह अमेरिकी उपनिवेश क्षेत्र और भारत के उपनिवेश क्षेत्र, एशिया के उपनिवेश क्षेत्र के जो हमारी बस्तियां बसी हुई हैं या फैक्ट्रियां या व्यापारी वर्ग रहते हैं वहाँ भी परस्पर झगड़ा लग जाता है या वो संघर्ष उत्पन्न हो जाता है, युद्ध शुरू हो जाता है। तो यही हुआ जब ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के प्रश्न में ब्रिटेन में और
फ्रांस यूरोप में लड़ रहे थे तो भारत में भी युद्ध शुरू हो जाता है। और यही हाल जब हम अमेरिकी क्रांति पढ़ेंगे तो उस समय भी होता है कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों का ही मुख्यतः अमेरिकी उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप पर नियंत्रण था, और वहाँ भी यही संघर्ष चल रहा था कि हम सर्वे सर्वा बन जाएं। अंततः होता क्या है कि ब्रिटेन जीत जाता है, फ्रांस पराजित वहाँ भी होता है। 1744 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध का समाचार भारत पहुंचा। उस समय भारत में फ्रांसीसी बस्ती केंद्र पांडिचेरी था। यहाँ का गवर्नर कौन था? डुप्ले। दूसरी ओर मद्रास की अंग्रेज बस्ती का गवर्नर कौन था? निकोलस मोर्स। ये अंग्रेज था, ये फ्रांसीसी। डुप्ले फ्रांसीसी जलशक्ति की निर्बलता से परिचित था, क्योंकि अंग्रेजों की तुलना में आप देखेंगे जितनी भी यूरोपीय कंपनियां आई भारत में या कहीं व्यापार करने, अंग्रेजों की तुलना में उनकी जल सेना उतनी मजबूत नहीं थी। और इसका सबसे प्रमुख प्रभाव भी पड़ता है कि ये औपनिवेशिक शक्तियाँ विस्तार करने में या प्रभाव जमाने में असफल रहती हैं और अंग्रेज विजयी होते हैं। फ्रांसीसी जलशक्ति से परिचित था, अतः उसने अंग्रेज गवर्नर मोर्स के सम्मुख प्रस्ताव रखा कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को भारत में तटस्थता की नीति रहनी चाहिए। मतलब जो यूरोप में संघर्ष चल रहा है वह भारत में चलने का कोई उसका तुक नहीं है, उसका कोई कारण नहीं है, क्योंकि भारत में फ्रांसीसी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मूल उद्देश्य तो व्यापार करना है। तो यहाँ आपस में लड़ाई होने का कोई तुक नहीं है, यहाँ कारण कोई नहीं है। परंतु इससे पहले ही अंग्रेजी गवर्नर को यह सूचना प्राप्त हो चुकी थी। जब डुप्ले मोर्स से सूचना संदेश पहुंचाने की प्रयास करता है या सूचना पहुंचाता है, उससे पहले ही मोर्स को सूचना मिल चुकी थी। और सूचना मिल चुकी थी, साथ ही इंग्लैंड के कमांडर बार्नेट की अध्यक्षता में एक जहाजी बेड़ा भी उसकी सहायता के लिए प्रस्थान कर चुका था। इसी कारण मोर्स ने डुप्ले के किसी प्रस्ताव पर आश्वासन नहीं दिया, हाँ आपकी बात से हम सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं, कुछ प्रस्ताव ही नहीं रखा, क्योंकि उसे सूचना मिल चुकी थी कि हाँ यूरोप में युद्ध हो रहा है, भारत में युद्ध होगा। उसकी सहायता के लिए जहाजी बेड़ा या थल नौसेना भी भेजी जा चुकी थी। मद्रास तथा पांडिचेरी के बंदरगाह कर्नाटक राज्य में आते हैं। उस समय की बात है, आज के संदर्भ में नहीं, क्योंकि उस समय किस तरह की भौगोलिक सीमाओं का निर्धारण नहीं था। डुप्ले ने अंग्रेजों की ओर से निराश होकर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से निवेदन करता कि आप हमारी सहायता करें। वो सहायता करें या यह कहें कि हाँ हम अपने राज्य कर्नाटक में कोई युद्ध होने नहीं देंगे। कर्नाटक का जो भी उस समय राज्य विस्तार था अनवरुद्दीन के अधीन, उस क्षेत्र पे हम किसी यूरोपीय देशों को युद्ध करने की अनुमति नहीं देते, यह निवेदन किया। यह एक कूटनीतिक मतलब था। पर अंग्रेज भी शांत हो गए, क्योंकि नवाब को युद्ध नहीं करना चाहते थे। वो अंग्रेज इसलिए शांत हो गए कि नवाब से युद्ध करने का कोई उतना कारण नहीं था, क्योंकि ब्रिटिश बहुत चालाक कंपनी थी। वह अपने अहमियत या अपने अस्तित्व को देख के चलती थी। उसे पता था कि इस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी मजबूत नहीं है कि भारत के राजाओं से परस्पर झगड़ों में उलझे और अपनी सैन्य शक्ति को हानि पहुंचाए। इस कूटनीति का सहारा लेकर डुप्ले ने क्या किया, भारत में फ्रांसीसी बस्तियों की रक्षा कर ली और फ्रांसीसी जलशक्ति, जबकि फ्रांसीसी जलशक्ति बहुत निर्बल बनी रही, कोई उस पर प्रभाव नहीं पड़ा। मॉरिशस एक अन्य फ्रांसीसी बस्ती थी। आज का मॉरिशस जो है वो उस समय फ्रांस का ही उपनिवेश था। उसका गवर्नर था ला बार्डिनो था, बुर्दिनो था, कहीं कहीं नाम में अंतर मिलता, बुर्दिनो मिलता, बार्डिनो मिलता है। डुप्ले ने उसे सहायता के लिए खत लिखा और भारत बुलाया। वह 1744 में अपनी सेना लेकर भारत के कोरोमंडल तट पहुंचा और उसने कमांडर बार्नेट के उत्तराधिकारी जो थे पेटन, जो एक अयोग्य अधिकारी था, जल युद्ध में पराजित करके लंका की ओर गया। अब फ्रांसीसियों की ओर कोई बाधा नहीं थी, अतः डुप्ले ला बार्डिनो ने मद्रास पर आक्रमण कर दिया और सितंबर 46 पे इस पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। मद्रास जो था वो ब्रिटिश कंपनी के अधीन था, परंतु फ्रांसीसियों ने अपनी सैन्य शक्ति के बल पे वहाँ से उसके अयोग्य सैन्य कमांडर को पराजित करके नियंत्रण स्थापित कर लिया।
इतिहासकार रॉबर्ट्स कहते हैं कि डुप्ले और लाबार्डिनो अधिक समय तक पारस्परिक सहयोग कार्य न कर सके। डुप्ले मद्रास को अपने अधिकार में लेना चाहता था, जबकि लाबार्डिनो का विचार था कि मद्रास से फिरौती लेकर पुनः अंग्रेजों को दे दिया जाए। डुप्ले उस पर नियंत्रण बनाए रखना चाहता था। लाबार्डिनो का मानना था कि कुछ पैसा लेके फिर अंग्रेजों को इसे सौंप देना चाहिए फिरौती के रूप में। अंत में लाबार्डिनो ने 4 लाख पाउंड की एक विशाल राशि रिश्वत के रूप में स्वीकार कर ली और अंग्रेजों को मद्रास वापस दे दिया और फिर वहाँ से वो चला गया। मद्रास को वापस करना डुप्ले की इच्छा के विरुद्ध था, इसलिए लाबार्डिनो के जाते समय ही उसने मद्रास पर आक्रमण कर पुनः अधिकार करने के प्रयास किया और सफल रहा। उसने क्लाइव सहित अनेक अंग्रेजों को बंदी बना लिया। अब हम ये जो मुख्य बिंदु थे इस पे दोनों संघर्षों का संदर्भ पढ़ें। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, एस्तादो द इंडिया। कभी कभी लिख के पूछा है मिलान करने के लिए कि किस देश की कंपनी है, तो नाम याद रखना चाहिए, वहाँ पे पुर्तगाली शब्द नहीं लिखेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी तो सामान्य है कि पूर्व के देशों से व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया है। मूल नाम था पुर्तगाली का एस्तादो द इंडिया। ये पुर्तगाल की कंपनी थी। 1498 कोचीन में पहला अपना फैक्ट्री या कोठी स्थापित करते हैं। अंग्रेजों की कंपनी का पूरा नाम था दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज, और यह 1599 आज्ञा प्राप्त करते हैं। 1600 में कंपनी की स्थापना करते हैं। सूरत में पहली अस्थायी फैक्ट्री स्थापित करते हैं सूरत में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 मसूलीपट्टनम में पहली कंपनी स्थापित करती है। डेनिश या डेन ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ट्रांकेनबर्ग में पहली फैक्ट्री स्थापित करते हैं। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम था कंपनी द इंडस ओरिएंटल। कंपनी द इंडस ओरिएंटल 1664 में स्थापना होती है। 1668 में भारत आते हैं और सूरत में पहली फैक्ट्री या कोठी स्थापित करते हैं। इस प्रकार भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन और उनका परस्पर द्वंद्व, आपस में जो उनका मनमुटाव और विवाद हुए, और अंततः उस विवाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरह से पूर्णतः विजयी होती है और भारत पर एक छत्र उपनिवेश स्थापित करके 1947 तक मनमानी उपनिवेश स्थापित करके अपने स्वार्थों की पूर्ति की। अब हम एक एक करके अगली क्लास में अंग्रेज कंपनी, ब्रिटिश कंपनी के साथ भारतीय रजवाड़ों का इतिहास, जैसे मैसूर के साथ, मराठा के साथ, बंगाल के साथ, अवध के साथ, दिल्ली के साथ, इन सब के संबंध में जो भी प्रश्न बनते हैं उनके साथ किस तरह से ब्रिटिश कंपनी ने भारतीय राजाओं को पराजित किया और भारत में अपना साम्राज्य विस्तार करते करते संपूर्ण भारत को अपने अधीन किया के संबंध में सारे प्रश्नों को देखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें।